बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है वो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ इन पाकिस्तान। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त जो हालात हमारे चल रहे हैं, किसी भी जुडिशल इंटरव्यू के हवाले से, किसी भी अदर वन पेपर एग्ज़ाम या कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके इंटरव्यू के हवाले से ये बहुत ही ज़रूरी है। और ना सिर्फ इंटरव्यू के लिए बल्कि जितने भी वन पेपर एग्ज़ाम है वहाँ पर इसके हवाले से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके साथ विद रेफरेंस हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है कि ये मसाइल कैसे हैं, क्या इनका हल है, और पर्टिकुलरली कि जो इसके इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो तमाम चीज़ें। क्योंकि डेफिनेटली आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, इंटरव्यू तो आपने देना ही देना है। तो इंटरव्यू के अंदर जाकर कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1:4 के हिसाब से लोग जाते हैं। तो 4 में से कोई एक कैंडिडेट उन्होंने रखना होता है, जो कि हर बंदा अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करके जाता है। अगर हम करंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ की बात करें तो इनफैक्ट ये स्टार्ट होते हैं 3 अप्रैल से। 3 अप्रैल 2022 यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का। ये करंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसमें बेसिकली क्या स्टार्ट है क्या कि जब हमारे 22nd प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसकी मूवमेंट जो है वो मूव कर दी जाती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ कंडीशंस, कुछ शराइत, इसके साथ जो रेलेवेंट प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली जब आप किसी जुडिशल इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको विद रेफरेंस आर्टिकल के साथ इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आर्टिकल किस पॉइंट के साथ डील करता है। आर्टिकल 95 है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ डील करता है। आर्टिकल 95 ये कहता है कि अगर कोई हाउस अपने करंट जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर उस पर वो नो कॉन्फिडेंस का इजहार करना चाहें तो एटलीस्ट 20% जो टोटल स्ट्रेंथ है नेशनल असेंबली की, 20% स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल असेंबली, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है इसको मूव करेंगे। पास करने की बात नहीं कर रहा। अब यही एक गलती थी जो इमरान खान से होती है। वो क्या गलती होती है कि एक चीज बड़ी क्लियर थी कि जो हुकूमत इमरान खान की थी वो भी चंद वोट्स के ऊपर थी, जो मौजूदा हुकूमत है ये भी चंद वोट्स के ऊपर है। क्या मतलब चंद वोट्स का? 342 टोटल स्ट्रेंथ है हमारी नेशनल असेंबली की। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो चीज कहा जाता है वो कहा जाता है कि ये सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। ये टोटल स्ट्रेंथ है हमारी नेशनल असेंबली की, जिसमें से सिंपल मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए जो नंबर ऑफ वोट रिक्वायर्ड है वो 172 है। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव करना है, रेजोल्यूशन मूव करना है, उसके लिए कितने वोट चाहिए? 20%। जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होती है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, तो ऑलमोस्ट 174 वोट इसके अंदर शहबाज शरीफ के पास है, जिसके अंदर अब कुछ पार्टीज नाराज़ भी हो चुकी हैं जो कि इस हुकूमत से अलग भी होना चाहती हैं। अगर मीनवाइल क्या होता, अगर मीनवाइल ये होता कि इमरान खान असम्बली में मौजूद होता, तहरीक इंसाफ मौजूद होती, तो 20% स्ट्रेंथ के साथ वो क्या कर सकते थे? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते थे। कोई एक पार्टी बैक स्टेप पे चली जाती तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? ऑटोमेटिकली जो है वो जो शहबाज शरीफ है उसका फिगर पूरा ना होता और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना ले सकता। लिहाजा ये जो इससे असम्बलियों से इस्तीफा देने की सूरत में गलती हुई कि जिसकी वजह से ये तमाम जो अपने राइट से वो क्या कर बैठे, वहां पे खो बैठे। 140 सीट्स थी इनकी। अगर ये असम्बली में बैठते तो 45 वोट्स के साथ कभी भी कोई बिल पास ना होता, क्योंकि वहां पर उस कोरम को पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं है, वहां पर उस कोरम को आगे लेकर चलने वाला कोई भी नहीं है। खैर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब 3 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है इमरान खान के खिलाफ अंडर आर्टिकल 95 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो ये कहता है कि 20% नेशनल असेंबली के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो स्पीकर को बाउंड कर देता है कि स्पीकर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, और वो है कि 3 डेज से 7 डेज, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 3 अप्रैल को आया तो 3 दिन लैप्स करने के बाद
6 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान, यानी कि 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले 10 अप्रैल तक इसने यहाँ पर इसके ऊपर वोटिंग करवानी ही करवानी है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने का इफेक्ट क्या होता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से पहले एक प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है अंडर आर्टिकल 58 क्लास 1, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कर सकता है, वो एडवाइस कर सकता है। किसको एडवाइस कर सकता है? प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली डिसॉल्व करने के लिए अंडर आर्टिकल 58 क्लॉज 1 कोई भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकता है और प्रेसिडेंट वो असेंबली डिसॉल्व करने का पाबंद होता है। लेकिन जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई भी ऐसी एडवाइस जारी नहीं कर सकता। यहां से भी स्टार्ट हो जाता। अब जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद एक ही ऑप्शन है और वो है उसके ऊपर वोटिंग करवाना। इसके अलावा स्पीकर के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर असेंबली को डिसॉल्व नहीं करने की एडवाइस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? खत्म। अब यहां पर क्या होता है कि जो स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर है कासिम सूरी साहब, वो क्या करते हैं, वो एक ऐसा एक्ट करते हैं कि जिसको नो डाउट हम चाहे जिस तरह भी आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हटकर बात करें, दैट वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कि जब एक बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट आ गई है अब आपने उसको फेस करना है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप क्या करें, आप कोई ऐसा बैक स्टेप या बैक रास्ता, हाँ अगर आपको था तो आप इसको कहीं पर वो जो एक साइफर का बहाना बनाया गया या इसमें इंटरफेरेंस की बात अगर की गई तो जब तक वो इंटरफेरेंस प्रूव नहीं होगी मेयर एलिगेशंस की बुनियाद पर आप कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो एक एलिगेशन ही इसको कहेंगे क्योंकि स्टिल वो प्रूव नहीं हुई। तो कासिम सूरी क्या करते हैं इसमें एक एलिगेशन की बुनियाद पर, और वो एलिगेशन क्या होती है कि जी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुई है। और ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्या हुई है? ये एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हुई है कि जिसके जरिए से जो पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिमूव करने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर आया है, डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो कि यूएसए की तरफ से आया है। लिहाजा क्योंकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, तो वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट जब वो ये सो कॉल्ड इसकी रिजेक्शन करता है तो रिजेक्ट करते साथ वो प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि जनाब अब क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज नो मोर, तो आपकी ये जो पावर है अंडर आर्टिकल 58 क्लास 1 टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली वो रिस्टोर हो गई है। तो अगर किसी को याद हो तो हुआ क्या, जैसे ही कासिम सूरी ने वो तकरीर की उसने ये कहा कि जनाब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मीनवाइल रात को आपने एक लेटर देखा कि जिसके अंदर इमरान खान एडवाइस कर देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। ठीक हुआ, क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए ग्राउंड बनाया कि जी अब ये जो मूवमेंट थी ये तो हो गई है रिजेक्ट, लिहाजा मेरे खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं है तो अब मैं इसको जो है वो रिजेक्ट कर सकता हूँ और एडवाइस कर सकता हूँ। उसने एडवाइस कर दिया। एडवाइस करते साथ प्रेसिडेंट ने उसको क्या कर दिया, उसी वक्त उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। तो क्या असेंबली डिसॉल्व हुई? नहीं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन आता है अंडर क्लास 184 आर्टिकल 3 184 आर्टिकल और उसकी क्लास 3। ये सुमोटो पावर है। ये वही सुमोटो पावर है कि जब यहां पर 2022 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सरसाइज करता है तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज पर्टिकुलरली जो अपोजिशन में थे उस वक्त उसको वार्मली वेलकम करते हैं और कहते हैं जनाब इट इज द डे कि जब जुडिशरी आपकी जो है वो रिबर्थ ले रही है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हो गया है। तो इनफैक्ट आज जो लोग इसी 184 क्लास 3 को पॉइंट आउट कर रहे हैं तब जब वो इसके बेनिफिशियरी थे तो उन्हें इससे सब अच्छी चीज को नजर नहीं आ रही थी। तो देखा जाए तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से अगर हम किसी बहुत बड़े फिगर का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से नाम लें और हमारी हिस्ट्री में अगर किसी को बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर के तौर पर पेश किया जाता है तो रजा रब्बानी साहब को।
जब उनसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछा जाता तो उनका जवाब आगे से मम, खामोश, जबकि वो बहुत बड़े प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है कि जनाब ये तो इनके बगैर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल रन कर सकता ही नहीं है, उनको बहुत उसमें एक वेटेज दी जाती है। बट अगेन यहाँ पर इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त मुकद्दम है जब वो उनको क्या कर रहा है, इन लोगों को फायदा दे रहा है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज भी नहीं है। यही वो क्लास थी, यही वो आर्टिकल था, इसी को जब इन्वोक किया गया और हुकूमत मिली तो सब कुछ क्या था, एवरीथिंग वाज फाइन। बट हम पॉलिटिकल उस इन्फ्लुएंस से हटकर सिर्फ ये देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 184 क्लास 3 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले लिया और सुमोटो एक्शन लेकर क्या कहा कि ये जो कासिम सूरी साहब ने रिजेक्ट किया है, किस चीज को रिजेक्ट किया जनाब, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसको रिजेक्ट किया है, लिहाजा इसको रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड इसको क्या होना चाहिए, इसको वापस इस मूवमेंट के ऊपर आप वही जो 10 अप्रैल वाला टाइम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था, टाइम क्यों दिया था, 3 to 7 डेज। अगेन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, टाइम दे रहा है, बिकॉज़ द टाइम वाज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आज अगर सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है फिर आप लोग एतराज करने लगे, तब तो एतराज नहीं था। बात फिर वही है कि जो जिसकी फेवर में फैसला आएगा वो माने, अदरवाइज नहीं माने। तो सुप्रीम कोर्ट 3 to 7 डेज, इनफैक्ट वो 3 to 7 डेज एज पर आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो टाइम देता है कि जी आप इसके अंदर वोटिंग करवाएंगे। और इसके अंदर जब वोटिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान जो है उनके खिलाफ ये मूवमेंट जो है रेजोल्यूशन की वो कामयाब हो जाती है, उनको रिमूव किया जाता है। और फिर अगेन 11 अप्रैल को जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के 23rd, इसमें कुछ अगर आप लिस्ट देखें कि 31 प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट आपको मिलती है, लेकिन ये एक्चुअल 23rd है क्योंकि उसमें जो कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो केयर टेकर थे, हम केयर टेकर को काउंट नहीं करते, तो 23rd प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में आपको नजर आते हैं। एक कैलकुलेशन में कर रहा था, किसी ने मुझसे पूछा, सिविल सर्विसेज एकेडमी में किसी ने क्वेश्चन किया, एक प्रोबेशनर ऑफिसर ने, वो कहता है कि सर आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो है क्या वाकई कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, हमारा प्राइम मिनिस्टर और सब कुछ है। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा, वो आपसे भी मैं ये एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में रूल ऑफ मिलिट्री है या ब्यूरोक्रेटिक रूल है या आपका डेमोक्रेटिक रूल है? बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल है, पाकिस्तान को मैंने ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल टेन्योर है वो कितना होता है, 5 ईयर्स होता है, और जो आर्मी चीफ होता है उसका टेन्योर होता है 3 ईयर्स। अगर हम 75 को 3 पे डिवाइड करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 आर्मी चीफ आने चाहिए, और अगर 75 को हम डिवाइड करें किसके ऊपर, 5 के ऊपर, तो इस वक्त ऑलमोस्ट 15 प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। लेकिन 75 सालों में आपको 23वां प्राइम मिनिस्टर नजर आएगा और 14वां 15वां जो है वो आर्मी चीफ नजर आएगा, जो इस बात का क्लियर कट सबूत है कि आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को लगाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो खैर यहाँ पे क्या होता है, 11 अप्रैल 2022 शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब आगे फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आते हैं वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ पे होते हैं, उसके जो आजकल जो करंट हमारे चल रहे हैं उसको भी हम देखते हैं। उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है जो भी आज हमने डिस्कस करनी है, वो इनफैक्ट होता क्या है। एक पाकिस्तान के हवाले से एक नया तजर्बा करने की कोशिश की जाती है जो नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही होता है, और उस नए तजर्बे के बाद मामला ख़राब हो जाते हैं। वो नया तजर्बा क्या होता है, पाकिस्तान में ट्रेडिशनली ये एक सिस्टम चलता आ रहा है कि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जो इलेक्शंस हैं वो हमेशा एक साथ होते आ रहे हैं। हमारी 4 प्रोविंशियल असम्बलीज हैं और उसके बाद जो हमारी नेशनल असम्बली है इसका इलेक्शन हमेशा क्या होता है, एक साथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक तजर्बा कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर हमारी असम्बली 2 उसमें लफ्ज वो देता है, ये सवाल इसी तरह पूछा जाएगा, अगर हमारी असम्बली सूनर डिसॉल्व होती है, सूनर डिसॉल्व का मतलब क्या है, सूनर डिसॉल्व का मतलब ये है कि अपनी 5 ईयर की जो टर्म है वो पूरा किए बगैर। अच्छा ये एक चीज और क्लियर कर लें, ये 5 ईयर की जो टर्म है हमारी नेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली की, इट इज नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द इलेक्शंस, इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट जो आपका होगा उसके अंदर वर्किंग डे नहीं होगा, उसको जो फर्स्ट सेशन ऑफ द असम्बली होता है कि जहाँ पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जो वो कॉल करते हैं तो वहां से काउंट होता है आपका जो असम्बली है। इसका जो फर्स्ट डे होता है वो फर्स्ट डे कहाँ से होता है कि जहाँ से इसका फर्स्ट सेशन होता है
और ये वो फर्स्ट सेशन होता है कि जहां पर असेंबली सबसे पहले अपने लिए क्या करती है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। हाँ, यहाँ पर एक और चीज भी मैंने पहले भी आपको क्लियर की थी, द ओनली पर्सन जो असेंबली डिसॉल्व होने के बावजूद अपने ऑफिस में रहता है वो स्पीकर होता है, जो कि अगला सेशन उसका जो पहला इजलास होता है नए इलेक्शन के बाद, वो इस स्पीकर ने ही प्रिजाइड करना होता है, जो लास्ट आपका स्पीकर होता है। तो फर्स्ट डे से लेकर आगे कितना अर्सा होता है इसका, उसके बाद इसका जो अरसा है टोटल 5 ईयर्स का इसका अरसा है। अगर यहां से इस दरमियान 5 ईयर की कंप्लीशन से पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो टाइम कितना है इसमें, 90 डेज। कितना टाइम है जनाब इसमें, 90 डेज। और अगर 5 ईयर पूरे हों तो फिर इलेक्शन का टाइम कितना है, 60 डेज। फिर 60 डेज का टाइम, ठीक है, 90 डेज। और वो वहां पर अगर इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम तैयार नहीं है, दैट वी आर नॉट रेडी, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने 90 दिन आपको इसलिए दिए हैं कि अगर इलेक्शन जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो आपको तैयार हो जाना चाहिए 90 दिन का टाइम। और जो एक रूटीन वाइज जो इलेक्शंस हैं वहां पर टाइम कितना है, वहां पर तो ऑलरेडी टाइम क्या है आपका 60 डेज का। अब जो ये असेंबलियां हमारी करंट है, इलेक्शन कब हुए थे, 25 जुलाई को हुए थे 2018 में, और सेशन पहला कब हुआ था, आई थिंक 8 या 9 उसको हुआ था, अगस्त को हुआ था। तो उसी के हवाले से जिन्होंने वो अक्टूबर की डेट दी थी ना, 8 अक्टूबर, वो 60 दिन के अंदर अंदर उसको लेकर आए थे। वो उसके पहले सेशन के 60 दिन में भी बिल्कुल आखिर पे उसको जाकर टच किया था कि ताकि निगरान गवर्नमेंट हमारी रहेगी तो उसके हवाले से हम अपने मामला को क्या कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब बनता तो ये था कि जो हमारा एक्चुअल इलेक्शन बनता था वो जाके सितंबर अक्टूबर में बनता था, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब क्या करते हैं, एक नया तजर्बा कर देते हैं। और वो तजर्बा क्या है, पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करना और साथ साथ डिसॉल्व करना केपीके असेंबली को। अब जब बात आती है जनाब पंजाब असेंबली की रेजोल्यूशन के हवाले से या आपकी केपीके असेंबली की रेजोल्यूशन के हवाले से, तो पंजाब असेंबली का जो परवेज इलाही साहब का जो सिग्नेचर है वो कब का है, वो 12 जनवरी का है, 12/1/2023 का है, जिसमें जो सीएम पंजाब है वो एज पर अंडर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर को एडवाइस करता है कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें, और गवर्नर के पास 48 आवर्स होते हैं, वो डिसॉल्व करे या ना करे। गवर्नर साहब जो है वो 48 आवर्स में इसको क्या करेंगे, वो नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व हो जाएगी। वैसे जिस दिन ये डिसॉल्व हुई थी उस दिन मैं गवर्नर साहब से मिला था, किसी और मैटर में मिला था, लेकिन उस दिन हमारे उनसे वो बड़े बिजी थे कि जनाब आज हमने असेंबली तोड़ दी है। तो असेंबली वो तोड़ते या ना तोड़ते, कहते आज हमने असेंबली तोड़ी, मैंने तुझे तोड़ते जानी है, सारी बंदे पूरे होना लेना। तो 40 इसमें जो टाइम है जिस दिन गवर्नर को उसको मिलता है वो 14 जनवरी है, बट एप्लीकेबल कब से हुआ, जब उसके जो सीएम है पंजाब उसने क्या किया, उसने इसके हवाले से असेंबली को मूव कर दिया। और उसके बाद 18 जनवरी 2023 18 जनवरी 2023 को केपीके की असेंबली उसको डिसॉल्व करने के लिए सीएम ने गवर्नर को लेटर लिख दिया कि जनाब आप असेंबली को क्या कर दें, आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। अब ये एक नया तजर्बा होने जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर वैसे जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अपोजिशन ये कह रही थी कि जब असेंबली डिसॉल्व कर दें तो हम इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे मामले को, बड़े बयान थे ऑन द रिकॉर्ड, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो सिर्फ इंस्टिगेट करने के लिए एक एक्ट था जो कि इंस्टिगेट होने के बाद असेंबली को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस स्टार्ट होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ से 90 डेज का टाइम है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि वो इलेक्शन की डेट देता इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब बात ये है कि जब इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो नेक्स्ट अथॉरिटी आएगी, और अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली कौन इंटरफेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आके डेट देता है और आप उसको अपोज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है डेट देने वाला, पार्लियामेंट्री अफेयर, कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स पार्लियामेंट अपने टाइम पर नहीं लाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा ही करेगा, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। अगेन एक और चीज कि जी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि जी क्यों असेंबली डिसॉल्व की। इवन जिस तरह हम कहते हैं खुला की कोई वजह नहीं होती, इस बात पर भी अगर सीएम असेंबली डिसॉल्व करना चाहे कि जी मैं नेक्स्ट टाइम फुल मेजोरिटी के साथ आना चाहता हूँ, यू कैन डिसॉल्व द असेंबली। कोई इसमें ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रीजन देना है ही नहीं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, असल में वो थोड़ी सी पॉलिटिकल बातें हो जाएगी, और वो इस तरह की बात है कि जिसका फायदा एक ही पार्टी को जाएगा तो लोग समझे कि शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने क्या किया, जब वो एक डिवोर्स का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर एक लेक्चर बनाया था सिंपल, जो कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स क्लियर की थी
ना हमने शरीयत को टच किया ना किसी और को टच किया, तो बड़े लोगों को क्या लगता है सर को भी कुछ मिल गया। तो बात यह है कि यहाँ पे अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू है दैट देयर मस्ट बी अ रीजन टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली देना चाहिए आपको, देन देयर शुड बी अ रीजन कि जहाँ पर आप अगर नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं तो क्या कोई सॉलिड रीजन है आपके पास, या सिर्फ ये है कि हमने बंदे खरीद लिए, बंदे पूरे हो गए, अब असेंबली को क्या करें आप डिसॉल्व कर दें। तो उधर भी रीजन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं रीजन नहीं था तो ये कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रीजन। अगर आपको तुर्की की मैं मिसाल दे देता हूँ, सैयद एर्दोगान क्या करता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद खुद असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, कहता है नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं तो मुझे आप 2/3 मेजॉरिटी दें, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करूंगा, मैं प्रेसिडेंशियल आइन लेकर आऊंगा और मैं फिर कुछ कर सकूंगा। किया उसने ऐसा ही। बात यही है कि इसके लिए कोई भी रीजन चाहिए ही नहीं। खैर, लेकिन फिर भी जो मामला जहां से खराब होता है, अच्छा यहां पर भी एक छोटा सा अगर आपको याद हो, और वो क्या हुआ था मामला कि जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व इससे पहले हो रही थी, जब इससे पहले डिसॉल्व करने के लिए परवेज इलाही ने कहा कि मैं असेंबली डिसॉल्व करने जा रहा हूं, तो मीनवाइल गवर्नर ने क्या कहा, गवर्नर ने कहा कि नहीं जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। एक चीज है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है कि मीनवाइल उधर एक और भी मामला था कि जो पंजाब असेंबली की अपोजिशन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर चुकी थी। तो फिर पहली बात है कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के होते हुए गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है अंडर आर्टिकल 107? तो वहां पर भी क्वेश्चन मार्क था। चलो हम फर्ज कर लेते हैं। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें क्या फर्क है? ओ भाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो लाई थी अपोजिशन। कौन लाया था? अपोजिशन। नंबर पहले अपोजिशन ने पूरे करने थे, ये बात क्लियर करें। अब यहां पर अगेन जो मसला बना है वो मसला क्या बना है? अगेन मैं आपको मसला मजे की बात बताता हूँ। चलिए, जो मैंने पहले आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि अगर इमरान खान होते तो शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाते, लेकिन बहुत मुश्किल होता कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा होता। तो फिगर किसने पूरे करने थे? जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएगा वो। अभी आजकल एक नई बहस चली हुई है, जो हो सकता है 27 अप्रैल को हो जाए, कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर करेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस। अपोजिशन जो पंजाब असेंबली की थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई थी, तो फिगर पंजाब असेंबली में उसने पूरा करना था। 371 सीटें हैं, ठीक है। 186 वोट चाहिए पंजाब असेंबली में अपनी सीएमशिप बनाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे 186 वोट अपोजिशन के पास, उनको लगता था है बट नहीं थे। वो है बट नहीं थे में क्या था? वो 19 वो लोग थे कि जो कि बेसिकली पीटीआई के थे और वो किस तरफ मूव कर रहे थे? नून लीग की तरफ मूव कर रहे थे। जिनके खिलाफ जो मूव कर गए थे, जिसके बाद जो हमजा शहबाज है उसने सीएम पंजाब का हलफ उठा लिया था। ठीक हुआ। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जनाब आपके हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये 19 बंदे तो इनको डिस्क्वालीफाई करें, ये तो अपना वोट नहीं कर सकते थे। जब 19 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो अगेन नंबर क्या हो जाता है? कम। नंबर कम हो जाता तो जो आपके प्राइम सीएम है वो कौन बन जाता है? वापस परवेज इलाही बन जाता है। अब सीएम तो परवेज इलाही बन गया। अब उनको अपोजिशन को पता चल गया कि हम ले तो आए हैं, बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाए थे? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाए थे कि ताकि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद क्या नहीं कर सकता? नेशनल असेंबली डिसॉल्व, तो सीएम भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद डिसॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको पता था कि होना कुछ नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट गवर्नर ने कहा कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। किसने कहा? गवर्नर ने कहा कि जी लो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जब गवर्नर ने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब है अब फिगर पूरा करता है परवेज इलाही ने। अब इससे पहले अब उस पर बहस हो गई कि जनाब गवर्नर तो कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? गवर्नर उस वक्त कहेगा जब वो सेशन खुद बुलाएगा। सेशन तो ऑलरेडी कॉल्ड था, इन सेशन था। तो गवर्नर कहता जिनको सेशन खत्म करना चाहिए था वो भी एक गलत दिमाग थी। बट इवन देन हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ले ली कि जी आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक आप अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पूरा ना करें। ले आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, उस पर एक सिनेरियो बना जिसपे पहले क्या लिया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद 24 घंटे के अंदर परवेज इलाही ने क्या कर दिया? असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं सोशल मीडिया पे बैठा। कादर मंदोखेल साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एमएलए हैं, सेनेटर हैं शायद,
उन्होंने जनाब जब वो कर रहे थे तो उसके ऊपर वो अपनी बहस करते, उन्होंने कहा ये जो परवेज इलाही ने किया ये नहीं है, वो नहीं, क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि इन्होंने कानूनी शहादत आर्डर नहीं पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि जनाब कोई भी जो काम होता है अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो तो वो तो एक्सेप्टेबल होते नहीं। यार अनड्यू इन्फ्लुएंस, कन्फेशन, वो सारी चीजें अलग है। हाँ, ये तब हो अगर फॉर एग्जाम्पल वो इधर हो भी सही, वो उस वक्त हो जब वो बंदा जिसने डिजॉल्व किया वो खड़ा होकर कहे कि आई वाज अंडर प्रेशर, और वो जब कहता कि नो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, अगर था भी सही तो प्रेशर नहीं था, वो बात बनती नहीं है। तो हमारा मीडिया हमें हमेशा क्या कर रहा है, वो बंद गली में धकेलने की तरफ लगा हुआ ताकि आपको हकायक से हटाया जा सके। खैर, यहाँ पर अब एक नया काम होता है, वो क्या होता है, वो 12/1/2023 को जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन का टाइम बन जाता है। 90 दिन के टाइम के अंदर अंदर क्या होना होता है, इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट नहीं देता। सदर पाकिस्तान क्या करते हैं, 9 अप्रैल की डेट अनाउंस कर देते हैं। 90 दिन का हिसाब करके 9 अप्रैल 2023 की डेट दे देते हैं। ये कौन देता है जनाब, सदर पाकिस्तान डेट दे देता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सदर पाकिस्तान डेट दे सकता है या नहीं। अब इसी के ऊपर अगेन सुप्रीम कोर्ट 184(3) में वही चीफ जस्टिस जिसने वहां पर अप्रैल 2022 में लिया था सुमोटो, यहां पे अगेन सुमोटो ले लेते हैं, और सुमोटो लेने के बाद वो कहते हैं सदर साहब आप तो डेट नहीं दे सकते। कैसे देनी है, आप डेट दे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन खुद सदर को 3 डेट्स बता देता है, जिसमें सदर एक डेट 30 अप्रैल पे राजी होते हैं ना, पहले जी 30 अप्रैल पे राजी हो जाते हैं। जनाब 30 अप्रैल 2023 पे राजी हो जाओ। 30 अप्रैल 2023 के हवाले से सारा इलेक्शन प्लान वगैरह अनाउंस हो जाता है, सारा कुछ ओके होता है। इसके दौरान फिर मामला खराब किया जाता है, और फिर मामला खराब करके क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो डेट अनाउंस कर देता है। कौन सी डेट अनाउंस कर देता है, 8 अक्टूबर की। जब यहां पर पहले डेट अनाउंस करने की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास तो अथॉरिटी है ही नहीं है, तो सदर ने डेट देनी है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन को खुद से डेट देना ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट फिर इजलास बुला लेता है, सारे मामलात करता है, ईद के हवाले से देखते हुए मामलात को आगे ले जाकर डेट दे जाती है। कौन सी, 14 मई 2023। ये करंट डेट है हमारे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से। अब इस सारे मामले को रोकने के लिए क्या होता है, असेंबली एक बिल पास कर देती है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसमें यह किया जाता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184 क्लास 3 में सुमोटो लेगा, इनफैक्ट पहले तो ये इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, अब कहा गया CJ + 2 सीनियर मोस्ट जजेस की एक कमेटी बनेगी, और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि सुमोटो लेना है कि सुमोटो नहीं लेना। और उस सुमोटो के ऊपर आगे अपील का इख्तियार भी आ गया कि जनाब अपील भी हो सकेगी। तो बेसिकली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो एक पावर है उसको कट करने की इस तरह कोशिश की गई। अब यहां पर जब ये पॉइंट, एक तो ये कंट्राडिक्ट, अब इसके ऊपर होता क्या, प्रेसिडेंट अपना पहला इख्तियार यूज करता है, वो कहता है जी मैं इसको रिकंसिडर करें, उसका इख्तियार था कि वो रिटर्न कर सकता है, तो रिटर्न हो जाता है। फिर जॉइंट सेशन आ जाता है, जॉइंट सेशन इसको फिर पास कर देता है, प्रेसिडेंट फिर इसके ऊपर साइन नहीं करता, वो करे ना करे 10 दिन के बाद इसने क्या बन जाना है, एक्ट के तौर पे पास हो जाना है। बट सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को पास होने से, क्योंकि अभी तक ये पास स्टिल हुआ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर देता है, स्टे कर देता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको पास होने से पहले स्टे करता है। पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का इसको स्टे करना इनफैक्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस है, जो कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामलों में और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जनाब ये मामला ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो एक तो ये मामला पेंडिंग था। अब इसके बाद होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या पास करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये पास करता है कि जी स्टेट बैंक आप पैसे दें, स्टेट बैंक आप क्या करें, पैसे दें। किस लिए 21 अरब रुपए चाहिए जनाब, किसके लिए 21 अरब रुपए चाहिए, 21 अरब रुपए चाहिए इलेक्शंस के लिए, पंजाब और केपी की असेंबली के। स्टेट बैंक को जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देता है तो स्टेट बैंक कहता है कि हमें तो एतराज नहीं है, हमें पार्लियामेंट कहेगी तो हम क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक हो गया। पार्लियामेंट अगेन यहां पे ट्रिक खेलने की कोशिश करती है कि जी हम इसको बिल की सूरत में लेकर आते हैं।
अब यहाँ पर अगेन पार्लियामेंट ये चीज भूल जाती है कि जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था? जब 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, किसी को पता है कि सेनेट का जब इलेक्शन होता है तो इस्लामाबाद में जो सेनेट का इलेक्शन होता है, इस्लामाबाद के सेनेट के इलेक्शन में वोट कौन डालता है? नेशनल असेंबली के मेंबर। कौन डालता है? नेशनल असेंबली। हुकूमत किसकी थी 2021 में? इमरान खान की। जब वोट डाला जाता है तो यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद की 2 सीटों में से एक सीट पे क्या बन जाता है? सेनेटर बन जाता है। और वो किनका था? अपोजिशन का था। तो इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली में हुकूमत अपनी मेजोरिटी क्या कर चुकी है? खो चुकी है। अब इससे पहले कि कोई और मामला होता, इमरान खान को मजबूरन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा कि भाई तुम्हारे हारने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास नेशनल असेंबली में मेजोरिटी नहीं रही। यही गलती शहबाज शरीफ कर बैठा। वो कैसे कर बैठा है? वो इस तरह कर बैठा है कि ये जो 21 अरब का था वो मनी बिल की सूरत में उसको पेश कर बैठा है। और मनी बिल अगर कोई भी गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटी से मनी बिल को पास ना करवाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी असेंबली में मेजोरिटी क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। अब जब आप असेंबली में अपनी मेजोरिटी खो चुके हैं तो प्रेसिडेंट कह सकता है कि भाई साहब आप जरा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, गवर्नर ने कहा था, अब प्रेसिडेंट कहेगा कि आप क्या करें? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब अगर 27 अप्रैल को ये चीज मूव होती है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए दोबारा 174 और 173 वोट 72 वोट पूरा करना, तो सारी जमातें जिनकी पहले रिक्वेस्ट की थी सारी की सारी क्या करनी है? वापस। कुछ लोग तो नाराज हो चुके हैं आपसे। अब इस कंडीशन में हर सियासी जमात ने अपनी सियासत को बचाना है, आखिरी ठुड्डा मारना है कि जनाब हम तो आखिर में जब हमें पता चला कि बंदे ठीक नहीं है, हमने इनको क्या कर दिया? कोई बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी या MQM, क्योंकि पहला जो सारा जोर था वो आप सब लोगों को पता चल गया कि किसका जोर था। अब वो जोर भी वहां से क्या हो चुका है? खत्म। अब नो डाउट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो इस वक्त डायरेक्टली जो कल परसों खास तौर पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक शो जो आया है जो हामिद मीर वाला, उसके बाद बाकायदा तौर पर DGSPR को आकर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई है कि आपके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया था, और वो बयान कोई डका छुपा नहीं था, इन द प्रेजेंस ऑफ 25 जर्नलिस्ट वो बयान था कि जी हमारे पास तो ईंधन ही नहीं है कि हम टैंक चलाएं, या हम तो लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आप ये कर ही नहीं सकते तो सिर्फ DHA बनाने के लिए बैठे हुए या जमीनें लेने के लिए बैठे हुए हैं। स्कूल को सिक्योरिटी देने की बात आती तो आप ऑन द रिकॉर्ड कहते हम तो सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते, हम तो इलेक्शन करवा सकते ही नहीं है। तो फिर मकसद क्या रह गया? अब वो चीज ऐसी बनी कि अब फौज को इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, अगर वो अगेन आती है तो मामला क्या हो जाएगा? ज्यादा खराब। तो जो मोस्ट प्रोबेबली इसका अल्टीमेट जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, जब मुझसे किसी ने पूछा सर इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हो, तो मैंने यही कहा था कि 14 मई से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नेशनल असेंबली आपकी डिसॉल्व होगी और आप जो है वो जुलाई के अंदर बाहर आप जाकर एक जनरल इलेक्शन जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होगा आप उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो अगर अप्रैल में ये होता है तो फिर टाइम हमारे पास है मई और जून। तो अप्रैल में अगर ये मामला होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से ज्यादा तो ये 1 जून या 2 जून तक चला जाएगा। उसके बाद जून जुलाई निकाल कर बहुत भी इलेक्शन लेट होता है तो अगस्त का पहला हफ्ता या जुलाई का आखिरी हफ्ता यहाँ पे इलेक्शन के चांसेस हैं। तो ये करंट मसाइल हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से चल रहा है। अगर अभी आपको सवाल इसके हवाले से पूछना चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी कोई है सवाल आपका? ऊंची आवाज में। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो एडवाइस कर सकता है। हाँ। तो आपने बताया कि जब उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ। ये भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ये आप पढ़ें उसी जो आर्टिकल 95 है ना, उसी में क्लियरली उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। आर्टिकल 95 की ही एक्सप्लेनेशन है जहां पर ये बात क्लियर लिखी है। आर्टिकल 95 कहता है जनाब रेजोल्यूशन रेफर टू क्लास 1 shall not be voted before the expiration हो गया। रेजोल्यूशन रेफर्ड इन क्लास 1 shall not be moved in the national assembly while the national assembly is considering demand हो गया। और if resolution is passed in the majority of total membership of the national assembly the prime minister shall cease to hold office हो गया। 91 पढ़ें। 91 में ये चीज़ क्लियर किया हुआ है कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ जब ये मूवमेंट आ जाएगी तो वो क्या करेगा, उस सूरत में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में जो है वो अपना ये एडवाइस करने वाला जो मामला है वो नहीं कर सकते। तो एडवाइस उस वक्त होगी कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह उसके खिलाफ नहीं होगा। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो सूरत में जो प्रेसिडेंट उसकी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस करने का इख्तियार है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसके इख्तियार ख़त्म हो जाएगा इसके हवाले से। ये है जनाब, ये आर्टिकल 58 में है।
आर्टिकल 58 क्लास 1 के तहत हमने कहा था कि वो उसको करेगा, एडवाइस करेगा। तो 58 क्लास 1 की एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस टू दिस आर्टिकल टू प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड रेफरेंस टू अ प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट होम अ नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज बीन गिवन इन नेशनल असेंबली। तो वहां पर नोटिस आ चुका था, लिहाजा नोटिस आने के बाद वो अपनी ये पावर क्या जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बट हैज नॉट बीन वोटेड अपॉन और अगेंस्ट होम such a resolution has been passed or who is continuing office after his resignation or after the resolution of the national assembly, वो असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो एडवाइस नहीं कर सकता। किसको एडवाइस नहीं कर सकता? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। जी सर, कासिम सूरी साहब ने जो मोशन डिसअलाउ की थी वो गलत था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। एलिगेशन की बुनियाद पर वो कर सकता ही नहीं था। जब तक वो कोई ऐसी चीज ना लेकर आता जो कि प्रूव्ड फैक्ट होता, तब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता था। और जब भी अगर वो होता भी, प्रूव्ड भी होता, फिर भी जो वोटिंग है वो होनी ही होनी थी, उसमें कोई अदर नहीं। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं तो उससे पहले हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स हो चुके थे जिसमें ये बात एडमिटेड थी। वो एडमिटेड ये नहीं था कि ये वाकई इंटरफेरेंस, उन्होंने जो मिली जुली स्टेटमेंट देती थी कि जनाब ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये फलां है, ये एक्सपेजर, ये कॉन्स्पायरेसी है, इंटरफेरेंस नहीं है। तो वो मानने के लिए कोई भी उसको तैयार नहीं था। अगर किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा दें कि तुमने कत्ल किया है, तो क्या उसको फांसी लगा देंगे? जब तक कत्ल साबित नहीं होगा तब तक उसको फांसी नहीं लगाया जाएगा। जी सर, जैसे आपने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उन्होंने दिया है, सो मोटो पावर, उसमें सर आइन में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ाया था कि ये वाला जो रेगुलेट वो खुद करती है सुप्रीम कोर्ट। एक्चुअल तो अगर देखें तो आर्टिकल 191 है, इसके हवाले से देखें जरा। आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो इस चीज़ में क्लियरली यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात को रेगुलराइज क्या करेगा? खुद करेगा। अब आर्टिकल 191 ये कहता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, बेसिकली ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक रूल है। अब यहाँ पर जो मसला बनता है वो मसला ये बनता है कि ये जो आपका बिल आया, अब बिल में वो ये कह रहा है कि whereas article 199 of the constitution provides that the subject to the constitution and the law the supreme court may make rules regarding the practice and procedure of the supreme court। तो अब ऊपर आप लिख रहे हो कि आर्टिकल 191 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट करेगा जी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जनाब whereas आर्टिकल 10A वगैरह ये सारी बातें करते हैं एंड आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज बीइंग इनेक्टेड है, इट इज एक्सपीडिएंट टू मेक लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द सर्टेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बात ये है जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो पार्लियामेंट कैसे इसको रेगुलराइज कर रही है? आर्टिकल 191 ने इख्तियार किसको दिया है? ना तो गवर्नमेंट को दिया है, ना पार्लियामेंट को दिया है, वो तो दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि जो प्रोसीजर है वो किसने रेगुलराइज करना है? अपना खुद का सुप्रीम कोर्ट। और एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जिस वक्त कोई चीज किसी कानून के तहत अंडर क्वेश्चन आ चुकी हो, आप उसको कानून को छेड़ नहीं सकते। टाइमिंग का इशू है, आप उसको नहीं छेड़ सकते। अगर आपने बिल लेकर आना था, पीस टाइम पे लेकर आए, आप ऐसे किसी टाइम पर ना लेकर आए कि जब आपके खिलाफ एक एक्शन ओरिजिनेट हो चुका हो, वहां पर ये चीज नहीं आनी चाहिए। जी सर, आखिरी बार जो जब हम CRPC पढ़ रहे थे उसमें अपील का था, तो आपने बताया था कि अपील की ये प्रेसिडेंट से निकला है, ये राइट है। तो सर ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, यहाँ पर रिव्यू था सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू था। यहाँ पर तो अपील बनती नहीं है। यहाँ पर तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में किसी भी मैटर को रिव्यू कर सकते हैं। तो अब ये अपील का राइट देना गड़े मुर्दे उखाड़ने के बराबर है कि सारे वो मामला जो पहले खराब हुए तो सबके सबको क्या करें, आप राइट टू अपील देकर उनको फिर दोबारा एक टाइम दे दे कि वो मुल्क का टाइम जाया करें और सारे मामला को। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा, लाखों केसेस हैं, इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के वाले साइड में देख रहा था, सबसे जो लॉन्गेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का वो हासिल है, एजाज हासिल है, वो आई थिंक है यूसुफ रजा गिलानी को, 4 साल और 83 दिन के करीब। उसके बाद दूसरा और तीसरा नंबर है लियाकत अली खान और नवाज शरीफ का, 4 साल 54 दिन और 4 साल 58 दिन। ये 3 लोग हैं जो 4 साल क्रॉस करके गए, लियाकत अली खान, नवाज शरीफ और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी। सबसे ज्यादा टाइम उसने 4 साल और कोई 83 दिन के करीब गुजारा है। बाकी सब के सब लोग क्या है वो, और सबसे जो कम टाइम था वो नूरुल अमीन का नाम आता है। वो बेसिकली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने थे जब दरमियान वाला गैप था ना, वो उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, वो 54 डेज के लिए उसको क्या किया गया था,
प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वैसे तो अगर आप पढ़ें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आपको अयूब खान भी 7 डेज के लिए नजर आता है कि जब सिकंदर मिर्जा ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो खैर वो तो अलग है, हमारा मसला था आज के जो करंट इश्यूज हैं कि जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, तो इनकी डेट्स वगैरह आप जहन में रखें। बाकी इनके जो मामला मैंने आपको बताया है, ये अभी जो जैसा सिनेरियो बन रहा है इंडिया में, तो हमेशा इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, सेंटर के बाद में होते हैं। वो पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रोका तो नहीं है कि आप, ये तो एक कस्टम है हमारी कि हम जो इलेक्शन है वो क्या करते हैं। देखिए अगर ऐसी बात ना होती, अगर ऐसी बात ना होती तो आप 90 और 60 दिन क्यों प्रोवाइड करें कॉन्स्टिट्यूशन में? आपने प्रोवाइड कर दिया ना कि जनाब असेंबली जो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो आप 90 और 60 दिन में उसमें आ गए। तो अगली बात इसमें खोल ले, कॉन्स्टिट्यूशन खोलें जरा, देखें इसको आप। तो अब इसमें देखें ना आर्टिकल 224 क्लास इसकी जो है वो 2 क्या कहती है कि जो आपका इलेक्शन है उसके लिए टाइम क्या है, उसके लिए 2 टाइम बता रहे हैं। एक तो बता रहा है 90 दिन का टाइम और एक बता रहा है 60 दिन। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन होंगे। जो असेंबली वो कहता है अगर पहले को रिजॉल्व हो गई है, आर के साथ है कि या ये या उसका इलेक्शन, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप अलग इलेक्शंस नहीं करवा सकते। अलग इलेक्शन होना अगर नीड ऑफ द टाइम है। अब एक मुझे आप बात बता दें, क्वेश्चन मैं आपको जवाब देता हूँ। इलेक्शन होने वाले हैं जनाब, कब होने इलेक्शंस? 14 मई को होते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, हम इसको 8 अक्टूबर को ले जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके आगे पुट करता हूँ। 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी की बन जाती है, पीएम उसका आ जाता है। 4 क्या बन जाएंगे हमारे, क्या बन गए हमारे 4 बन गए। ठीक 6 महीने के बाद, कितने से के बाद ये सीएम साहब असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अब आप 4.5 साल वेट करेंगे कि जनाब नहीं इलेक्शन तो इकट्ठे ही होंगे। हाँ आप 4.5 साल वेट करते रह जाएंगे। इसलिए वेट करेंगे कि नहीं जनाब वो हमारे पाकिस्तान का तो रिवाज है कि इलेक्शन क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। भाई रिवाज नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी 90 दिन में उसका इलेक्शन होगा। अगर टाइम पूरा करेगी तो 60 दिन के अंदर अंदर उसका इलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक इरेशनल सी बात है कि हाँ नो डाउट डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी देखें तो जरूरत यही है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, डबल बर्डन है। लेकिन इस सूरत में फिर अगली बात ये बनती है कि अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों पूरी रखे, तैयार रखे, और उसके बाद कहे कि जनाब जैसे ही जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में टाइम पूरा होता है तो हम 15 अगस्त को इलेक्शन करवा देंगे, शेड्यूल वगैरह जारी कर दें, सारा कुछ कर दें ताकि ये असेंबली भी पूरी हो जाए, वो भी पूरी हो जाए, कंप्रोमाइजिंग डेट आ जाए, मुल्क का भी नुकसान ना हो, सारे मामला क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन कोई इसको सही करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मसला ये कि मुल्क का फायदा किसी को भी यहाँ पर नहीं चाहिए। सबको कौन से फायदे चाहिए, अपने फायदे चाहिए। अगर मुल्क का फायदा चाहिए तो तब कोई भी बंदा ऐसा कोई भी काम ना करता चला। सर ये जो 2 दिन पहले इंटरिम गवर्नमेंट की जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है, तो उसका अब स्टेटस तो नहीं, उसका स्टेटस जब 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी तो इसका मतलब है कि 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो 14 मई तक आप कहेंगे कि उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट दे दी है। अब 14 मई को भी अगर वो इलेक्शन ना करवाए और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बजिद रहे कि आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, तब उसका जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तब उसके खिलाफ अगर कोई भी आप काम करेंगे तो होगा क्या, एक सिविल वार स्टार्ट हो जाएगी, अनार्की स्टार्ट हो जाएगी, मुल्क के हालात और खराब हो जाएंगे, लोग इसमें मरेंगे, चंद लोगों को फायदा होगा लेकिन ओवरऑल नुकसान किसको होगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को नुकसान होगा। तो हाँ इसका टाइम 90 दिन पूरा हो चुका है ऑलरेडी। अब इसका टाइम पूरा जनवरी था ना, जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में तो टाइम क्या हो चुका है, वो तो 90 डेज अपने पूरे कर चुके हैं। अब अगला जो महीना है वो इस बेस पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई तक का टाइम दिया कि ड्यू टू रमजान शरीफ तैयारी नहीं हो सकती है, कुछ ऐसे मामला, इस वजह से उसको टाइम दिया गया था। 14 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन नहीं होते, और अगली बात है अगर आप जिद करके इलेक्शन कर भी लेंगे तो पार्टी को ना मानेंगे तो आप क्या करेंगे, फिर भी इसमें मसाइल हैं ही है। और अल्टीमेटली इसका हल जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि अगर 27 अप्रैल को आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि इन कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सके। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, अल्टीमेटली उसका यही निकलेगा कि जो नेक्स्ट आपका इलेक्शन है वो होप्स हो कि जुलाई के एंड पे या अगस्त के फर्स्ट वीक में तमाम पार्टी उसके ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाए, और उस इलेक्शन के बाद जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने। कहा जाता है कि ये जो मनी बिल है ये पाकिस्तान की तारीख में पहला है जो गवर्नमेंट का रिजेक्ट हुआ, ये सही बात है? हमेशा होता ही ऐसा है कि आपकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में ही बैठी होती है,
जब वो मेजोरिटी में बैठी होती है तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई भी, हाँ अपोजिशन शोर मचाती है, अपोज करती है, बट वो मिनॉरिटी में होने की वजह से अपोज कर सकती ही नहीं है। तो अब यहाँ पर जो अपोजिशन इस वक्त है वो तो खैर साइड पे, ये जो गवर्नमेंट है वो भी स्कैटर्ड हो चुकी है। अब इस वक्त तमाम जो सियासी जमातें हैं जो उस वक्त तो पीडीएम का हिस्सा तो बन गए, हुकूमत उन्होंने बना ली और अपने फायदे भी उन्होंने ले लिए, अब उनको मजीद इस हुकूमत से कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनको इसी में है कि अब हम जितना बैक स्टेप पे चले जाएंगे हम अपनी इज्जत बचाएंगे और फेस सेविंग करके आगे वाली जो इलेक्शन है उसमें कोई ना कोई नारा लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो अब इस वक्त यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा पीएम को तो वो कभी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकेगा। सर हमारे के लिए